नमस्कार, मैं हूं कुमार आकाश और स्वागत है आप सभी का आप ही के गुरुकुल में। जी हां, ये आपका ही गुरुकुल है जहां आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, जहां आपको कहीं जाकर कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती और ना ही आपको इंटरनेट ऑन करके कुछ सर्च करना पड़ता है। यहां पर आपको घर बैठे बस अपना टीवी ऑन करना होता है, सर्वधर्म संगम चैनल लगाना होता है और बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पढ़ाई, वो भी बिल्कुल सरल, साधारण और सटीक तरीके से। यहाँ पर हम आपको उन विषयों के बारे में बताना और समझाना चाहते हैं जिनके बारे में आपके आसपास चर्चा तो खूब होती है, वाद विवाद भी होता है, लेकिन उस विषय के बारे में आपको या आपके आसपास किसी को पूरी जानकारी नहीं होती। और यही वजह है कि कई बार उन चर्चाओं को कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके आम जीवन से जुड़ी हुई होती है, जिसकी चर्चा आपकी ज़िंदगी में अक्सर होती है। और इसीलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। गुरुकुल में आज का विषय है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। अपने जीवन में हम सभी किसी ना किसी प्रकार से संपर्क तो करते ही हैं, चाहे वो आपसी बातचीत के द्वारा हो या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हर रोज हर समय हम किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करते ही रहते हैं, यानी कम्युनिकेशन एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। वैसे भी आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यही वजह है कि मास कम्युनिकेशन हम सब के लिए एक अहम स्थान रखता है। आज कई ऐसे संस्थान भी हैं जो मास कम्युनिकेशन की पूरी पढ़ाई करवाते हैं। इसे पत्रकारिता से भी कई मायनों में जोड़कर देखा जा सकता है। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज दयाल, जो पिछले 28 सालों से इसी विषय पर विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं। ये 300 से ज़्यादा आलेख लिख चुके हैं। इन्होंने 130 शोध पत्रों को भी तैयार किया है। 2 किताबों को लिख चुके डॉक्टर दयाल का ये मानना है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो व्यक्तित्व को भी निखारता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज दयाल का। आज गुरुकुल के गुरु हैं डॉक्टर मनोज दयाल, प्रोफेसर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज दयाल का। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आकाश। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार आखिर में होता क्या है? हालांकि मैं स्वयं इसका विद्यार्थी रहा हूं, मैंने इसका ज्ञान भी हासिल किया है, लेकिन एक आम इंसान यदि मास कम्युनिकेशन को समझना चाहे तो किस तरह से समझ सकता है? जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन वास्तव में एक ऐसी कला एवं विधा है जिसके माध्यम से हम लोगों तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश को पहुंचाते हैं। इसके द्वारा हम अनुनयन भी करते हैं, लोगों के सोच में, उनकी प्रवृत्ति में, उनकी मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन भी लाने का इसका एक उद्देश्य होता है। तो मास कम्युनिकेशन इसकी चुनौतियां आज इतनी बढ़ती जा रही है कि इसकी सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक जन्म अपर्याप्त है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत हो गया है कि उसका सामना करने के लिए आज पत्रकारों को नित्य नया जन्म लेना पड़ेगा। जनसंचार और पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। पत्रकारिता भी जनसंचार है और जनसंचार भी पत्रकारिता है, लेकिन विज्ञापन, जनसंपर्क ये पत्रकारिता नहीं है, ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। यानी सभी पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन है, लेकिन सभी मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता नहीं है। जनसंचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, जी, मास कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन। तो बहुत प्रकार के कम्युनिकेशन है जिसमें मास कम्युनिकेशन भी एक प्रकार है। जी जी, जैसे मैंने जितना पढ़ा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में आपसे गहराई से जानना चाहेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से, जैसे आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। मनुष्य अपने आप से बात करता है। जब वो किसी से बात करता है तो भी वो अपने आप से बात करता है, तभी भी दूसरे से बात करेगा। बिना अपने आप से बात किए आप दूसरे से बात कर ही नहीं सकते। जो संचारक अच्छा होगा वही अंतर वैयक्तिक या समूह संचारक भी अच्छा हो सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन में लोग एक ही जगह बैठते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन समूह संचार का ही एक बड़ा रूप है। बिग ग्रुप इज पब्लिक।
विच हैज़ मोर हेट्रोजेनिटी। और जनसंचार में श्रोता जरूरी नहीं कि एक ही जगह बैठा हो। जनसंचार का जो श्रोता होता है, जो लक्षित जनसमूह होता है, वो कई जगह रहता है, स्कैटर्ड होता है। जैसे एक टेलीविज़न को ही लीजिए, सारे उसके जो श्रोता हैं वो एक जगह थोड़ू बैठे हैं, सारे उसके दर्शक, सारे उसके टारगेट ऑडियंस एक जगह नहीं होते, वो कई जगह, कई देश में देख एक साथ, कई राज्य में, कई जिला में, एक ही घर में, एक ही फ्लैट्स में एक साथ 20 लोग उसी प्रोग्राम को देख रहे हैं जो अलग अलग बैठे हैं। तो इसलिए जनसंचार और ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन में अंतर है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, इसमें अंतर है ना। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन है, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। मेटाफिजिकल में आप भगवान से संवाद जो होता है, और जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है, अगर आदमी कुत्ते से बात करे तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आदमी तोते से बात करे, तोता आदमी से बात करे, तो ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जी। हम दूसरी जाति से, दूसरे प्राणी से बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान की जिंदगी में मास कम्युनिकेशन क्या भूमिका निभाता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज मीडिया के बगैर कोई जी सकता है क्या? हम चैनलों की बेशक निंदा कर लें, लेकिन चैनल बंद हो जाता है तो घर में गृहणियाँ परेशान करने लगती हैं कि भाई ये चैनल ठीक करवाओ, डिश एंटीना ठीक करवाओ। अखबार नहीं आता तो सुबह हमें खुद ये गुदगुदी होने लगती है, भाई अखबार क्यों नहीं आया। ऐसे तो हम अखबार की निंदा भी करते हैं, लेकिन परेशान भी हैं उसके लिए कि अखबार भाई 6 बज गया, 6:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं आया। तो मास कम्युनिकेशन के बगैर ये तो लाइफ है, इसके बगैर आदमी जी नहीं सकता, लाइफ लाइन है। हाँ, इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। जैसे अब मास कम्युनिकेशन की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें एक बदलाव आ रहा है, इसमें न्यू मीडिया है जैसे, या मास कम्युनिकेशन अब धीरे धीरे एक मोबाइल पर चला गया है जी। आपके पॉकेट में आ गया है जनसंचार। उसमें आप न्यूज़ भी है, उसमें न्यू मीडिया भी है, उसमें ऑडियो विजुअल मीडिया भी है, उसमें प्रिंट मीडिया भी है, उसमें प्रिंट के ऑडियो विजुअल रूप भी आ गए। अभी आप कई अखबार को देखें जिनका ऑडियो विजुअल भी आने लगा है। ये नहीं कि प्रिंट मीडिया अब केवल लेखन कर रहा है, प्रिंट मीडिया का जो न्यू मीडिया फॉर्म है, जो नया स्वरूप है, उसमें अगर आप देखें तो ऑडियो विजुअल भी है, उसके विजुअल रिपोर्टर्स भी हैं जो उसको दे रहे हैं। तो यानी मास कम्युनिकेशन तो हमारे पॉकेट में है। और मास कम्युनिकेशन उस मोबाइल के बगैर आप देखिए व्यक्ति कैसे तड़पता है। पहले आप खिड़की के पास सोते थे तो चंद्रमा को देखना पसंद करते थे, अब आपको ऐसे जगह पर सोने का मन करता है जहाँ बगल में स्विच हो, जहाँ हम अपने मोबाइल को लगा के चार्ज कर सकें। यानी वो अगर चार्ज नहीं है तो आप परेशान हो रहे हैं। यानी पूरा मीडिया उसमें आ गया है जी। मीडिया एक टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन भी एक टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मास कम्युनिकेशन होता है, जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। जी जी जी। पत्रकारिता की अभी हमने बात की, पुरानी पत्रकारिता जो पिछले वर्षों में होती थी और आज, इस दोनों पत्रकारिताओं के दौर की अगर मैं बात करूं तो क्या अंतर आप देखते हैं? पहले पत्रकारिता एक मिशन थी जी। लोग सेवा के लिए पत्रकारिता करते थे, लेकिन देखिए आज थोड़ा मेवा के लिए पत्रकारिता भी हो रही है। पत्रकारिता पहले एक मिशन थी, बाद में एक प्रोफेशन बनी, फिर एक सेंसेशन बनी और एक कमीशन तक चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से पत्रकार हैं जो आज भी अपने प्रोफेशन को एक सेवा भाव से ले रहे हैं, जिन पर दुनिया टिकी है। मीडिया के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, आप कितना भी मीडिया की निंदा कर दें, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर, मीडिया के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, संचार के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। तो उसमें कमियां भी आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी, मीडिया एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। जी जी। इस क्षेत्र की अगर चुनौतियों की मैं बात करूं तो किन किन चुनौतियों को आप देखते हैं, और उनसे यदि निपटना हो तो क्या किया जाना चाहिए? चुनौतियां जो इसमें एक प्रकार का एक बीमारियां, व्याधियां जो आ गई है मीडिया के क्षेत्र में, उसको दूर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि चुनौतियां यही है कि जो नकारात्मक पत्रकारिता है, जो पीत पत्रकारिता है, जिसको कहते हैं हम लोग येलो एंड ब्लू जर्नलिज्म या सनसनी, वो एक बिकाऊ पत्रकारिता जो है, जो दिखता है वो बिकता है, इस तरह की जो धारणा से पत्रकारिता होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो समाज का सुधार, समाज का विकास और समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पाता। इसलिए पत्रकारिता के सकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि आप नकारात्मक खबर ना दें, खबर अगर नकारात्मक है तो देंगे आप, घटना घटी है तो देना है आपका काम, क्योंकि आपको तथ्यों को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना है। लेकिन तथ्य तो आपको सही देना ही पड़ेगा। आप किसी पक्ष का समर्थन, सरकार का विरोध करना चाहते हैं, या आप पब्लिक का विरोध, या इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए। इसलिए यथार्थवादिता,
निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, जिसको हम कहते हैं फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, दिस आर द की ऑफ जर्नलिज्म। पत्रकारिता की चुनौतियां आज बहुत व्यापक और विस्तृत हो गई है। इसके कई नकारात्मक पहलू भी आए। पत्रकारिता में कई प्रकार की व्याधियां और बीमारियां भी पनप रही है। एक प्रकार से उसको पत्रकारी भ्रष्टाचार भी कहते हैं, जिसमें पीत पत्रकारिता, नीली पत्रकारिता, पीली पत्रकारिता, सनसनीकरण, अनावश्यक सनसनीकरण, पेड न्यूज़, एडवर्टोरियल, ये सब पत्रकारिता की व्याधियां हैं, एक प्रकार का पत्रकारी भ्रष्टाचार। तो ये जाहिर है कि किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ जो है, उसकी जो नकारात्मक पहलू, अगर आप उसको ज़्यादा तवज्जुह देंगे, ज़्यादा उसको आप महत्व देंगे, तो वो पत्रकारिता का एक प्रकार से दुष्प्रभाव ही होगा। तो इसलिए पत्रकारिता के जो सकारात्मक पहलू हैं कि हम फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये पत्रकारिता के आधारभूत तत्व हैं। इसके बगैर पत्रकारिता अपने आप में अपूर्ण है। तो हमारा ध्यान, पत्रकारों का ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम फैक्ट को पहले लाएं। यहाँ फैक्ट नहीं और पूरा विश्लेषण हो गया, फैक्ट में ही कमियां हैं और आपने पूरा विश्लेषण करके बहुत अच्छा राइटअप तैयार कर दिया, तो वो मतलब निंदनीय चीज़ है। तो उस पर हमें, हमारे पत्रकारों को, विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले 28 सालों से आप एक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, आज किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है और एक विद्यार्थी किस तरह से ज्ञान ग्रहण कर सकता है? शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में फ़र्क है। प्रशिक्षण हम एक तोता को भी देते हैं, एक शेर को भी देते हैं, एक कुत्ते को भी दे सकते हैं। शिक्षा मनुष्य को दिया जाता है, मनुष्य को शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा बहुत व्यापक होता है। प्रशिक्षण कौशल विकास करता है। मैं कौशल विकास को बहुत मान्यता देता हूँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन शिक्षा में कौशल विकास भी शामिल है। शिक्षा में एक बृहदता है, मनुष्य का जैसे एक व्यापक सोच होती है। तो शिक्षित व्यक्ति जो है वो केवल एक मैकेनिक और एक इंजीनियर में फ़र्क होता है। मैकेनिक का काम है केवल गाड़ी को ठीक कर देना, लेकिन इंजीनियर उसको पूरे व्यापकता में देखता है। तो इंजीनियर जो है वो कौशल विकास भी करता है और क्रियान्वित ज्ञान को जोड़कर उसके दूरगामी परिणाम को, उसके दुष्परिणाम को, उसके साइड इफ़ेक्ट को, सबको देखता है। तो आज हमारी जो पत्रकारिता शिक्षा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेनिंग और शिक्षा, यानी प्रशिक्षण और शिक्षा में बहुत ज़्यादा फ़र्क करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। दोनों दो चीज़ है। अब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग फॉर ट्रेड है, लेकिन जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है वो ट्रेनिंग फॉर ट्रेड नहीं। वहाँ आपको इथिक्स भी पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको पत्रकारिता कानून भी पढ़ाई जाती है, वहाँ आपको कई प्रकार की चीज़ें हैं जो उसकी पत्रकारिता से जुड़ी है। पत्रकारिता वास्तव में एक बहुत व्यापक विषय है जो सभी विषयों से जुड़ा है। इसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, समाज शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, इतिहास भी है, धर्म भी है, अध्यात्म भी है। तो पत्रकारिता तो बहुत व्यापक विषय है और सबसे जुड़ा है। इसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच एंड अप्लाइड सब्जेक्ट। तो इसीलिए पत्रकारिता में इन सब चीज़ों का समागम होगा व्यावहारिक रूप से, तो अच्छी पत्रकारिता होगी। जी डॉक्टर साहब, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान जी एक विद्यार्थी को क्या क्या सीखने को मिलता है? देखिए, यही सब चीज़ जो मैंने बताया, आज विद्यार्थी सोशलॉजी नहीं पढ़ना चाहता, साइकोलॉजी नहीं पढ़ता, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता। वो सोचता है मैं सीधा कैमरा पकड़ लूँ और मैदान में उतर जाऊँ और नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करूँ। ऐसे नहीं होता। आपको बेस बनाना पड़ेगा। भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, आपको आधारभूत विषयों का आधारभूत ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, आध्यात्म, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सभी का ज्ञान होगा, तभी आप अच्छा खाना परोसकर स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करके आप अपने श्रोताओं का, लक्षित जनसमूह का को तृप्त कर सकते हैं। तो ये कमियां हैं, इसलिए आज कंटेंट क्राइसिस है मीडिया में। हम 10 अखबार को 15 मिनट में पढ़ जाते हैं लोग। क्या है भाई, आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं अखबार? अखबार तो पढ़ने की चीज़ है, लेकिन आप उसको देखते हैं, उसको पढ़िए। तो क्यों आप जितना जल्दी पढ़ लेते हैं? क्योंकि उसमें सामग्री नहीं है, कंटेंट नहीं है। Media is suffering from content crisis. Why? Because the basic subjects have gone. We are directly willing to have camera and interview somebody.
आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो आप वही तोता की तरह हो गए, आप एक सीमित दायरे में काम करने लग जाते हैं। तो शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा, जैसा मैंने बताया, बहुत व्यापक चीज़ है और व्यापकता में लेना चाहिए। पत्रकारिता इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें आधारभूत ज्ञान अगर नहीं है महत्वपूर्ण विषयों का, तो हम अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा काफ़ी रोचक चल रही है डॉक्टर दयाल। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन पर, जनसंचार पर, पत्रकारिता पर। डॉक्टर दयाल लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और हमारी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। डॉक्टर दयाल, जर्नलिज्म की अगर स्कोप की मैं बात करूं तो किस तरह से आप इस स्कोप को देखते हैं? कितना है स्कोप? इसका स्कोप बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। इसमें देखिए, आप प्रिंट मीडिया में नौकरी कर सकते हैं, जिसको मुद्रण माध्यम कहते हैं। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार समिति है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आइए, उसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, फिल्म है। रेडियो में भी AM चैनल, FM चैनल। टेलीविज़न में आप देखिए प्राइवेट चैनल्स, गवर्नमेंट चैनल्स, दूरदर्शन, बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके अलावा फिल्म के भी पढ़ाई होते हैं, जो आप उसको देखें तो आप फिल्म स्टडीज़ की भी पढ़ाई होती है पत्रकारिता में, जो आप उसकी भी एक पत्रकारिता भी होती है। और फिल्म का जो आप एक्टिंग करते हैं वो तो खैर अलग विभाग हो जाता है। उसके अलावा विज्ञापन का क्षेत्र है। विज्ञापन एक महत्वपूर्ण विषय है, वहाँ भी आप जा सकते हैं पत्रकार के। विज्ञापन क्या है? ये एक कमर्शियल फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है। जनसंपर्क भी पत्रकार मास कम्युनिकेशन है। जनसंपर्क, वहाँ भी आपको नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब होते हैं। उसके अलावा टीचिंग, पत्रकारिता शिक्षण के क्षेत्र में भी सारे विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पत्रकारिता की, कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया का क्षेत्र है, वहाँ भी आजकल अपनी पत्रकारिता की अलग से पढ़ाई हो रही है। तो इस प्रकार शिक्षण में भी। इसके अलावा शोध, आज बहुत सारे शोध केंद्र बने हैं जो शोध करके बताते हैं कि किस सरकार के जीतने की संभावना है, किसके हारने की संभावना है। उसको एक प्रकार से हम लोग प्रिसीजन जर्नलिज्म भी कहते हैं। तो बहुत से रिसर्चर हैं जो शोध करके किसी इंडस्ट्री को बताते हैं कि आपको किधर क्या ट्रेंड चल रहा है। किसी पॉलिटिशियन को बताते हैं कि अभी आपसे जनता कितनी खुश है और कितनी दुखी है। तो एक शोध भी आज एक नया सेंटर खुल गया है, जिसमें बहुत सारे लोग, मैं तो दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में इसके बहुत से सेंटर खुल गए हैं, जो कुछ बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो बहुत व्यापक और विस्तृत इसका स्कोप है पत्रकारिता और जनसंचार का। डॉक्टर दयाल, अब अगला सवाल तो यही बनता है कि शोध, रिसर्च, ये किस तरह से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शोध देखिए एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इंक्वायरी अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है और रिसर्च अलग चीज़ है। रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन रिसर्च शब्द निकला है फ्रेंच वर्ड रिसर्चर, रिसर्चर शब्द से निकला है। रिसर्चर का मतलब होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक खोज। तो वैज्ञानिक खोज में कारण और परिणाम के बीच में एक संबंध होता है। वैज्ञानिक खोज में ये फुल प्रूफ होता है, साइंटिफिक स्टडी। वैज्ञानिक खोज में आप कई बार सांख्यिकी का और गणित का प्रयोग करके उसका एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमारे शोध में कमियां हैं कि हम साइंटिफिक डाटा एनालिसिस नहीं करते, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पत्रकारिता जो खोज करता है वो भी सच की खोज करता है और शोधकर्ता भी सच की खोज करता है, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। पत्रकार की खोज वैज्ञानिक नहीं होती। कई बार वो सुबह से शाम तक 1 घंटे 2 घंटे में रिपोर्ट ले आए तो वो इंक्वायरी है, एक प्रकार का एक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन रिसर्च नहीं। रिसर्च में आप रिसर्च की विधियां हैं जो वैज्ञानिक रूप से विकसित विधियां हैं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग है, जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, फोकस ग्रुप स्टडी है। बहुत तरह की उसकी विधियां हैं, बहुत सारे उसके वैज्ञानिक यंत्र हैं शोध के। और वैज्ञानिक शोध में जहाँ तक
आंकड़ों का सवाल है, जो उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथ का प्रयोग जब आप करते हैं तब उसमें एक वैज्ञानिकता आती है। जैसे एनोवा का प्रयोग करते हैं, काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, मीन मीडियन मोड का। तो इसलिए शोध एक अलग चीज़ है और एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तथ्य का वो भी पता लगाता है लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। और जब पत्रकारिता में शोध लगा देते हैं तो उसको हम प्रिसीजन जर्नलिज्म कहते हैं। आज पत्रकारिता में शोध की कमी है। एक पत्रकार भी समझे कि हमको किसी का कोई कहीं पर सर्वे करना है तो कैसे रैंडम सैम्पलिंग को हम यूज़ करें ताकि हम रिसर्च बेस्ड चीज़ निकाल के ऐसा दें कि फुल प्रूफ हो। इसलिए कई बार हमारे सर्वेक्षण का जो भविष्यवाणी है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं रहती। आपका सैंपल साइज़ ठीक नहीं होता, सैंपल डिज़ाइन ठीक नहीं होता। सैंपल डिज़ाइन ठीक होता है तो आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती पूरे पॉपुलेशन की जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो वो वैज्ञानिक सोच शोध में हमें पूरे शोध के जो बारीकी पहलू हैं उनको देखते हुए जब हम करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जी डॉक्टर दयाल, अगला सवाल ये बनता है कि एक पत्रकार यदि सही तरीके से अपना काम करता है तो किन किन चुनौतियों से जूझता है और एक अच्छे पत्रकार की क्या निशानियां हैं और क्या करते हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है। आप बहुत बड़ी खबर लाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेटिव खबर को कई प्रकार से दबाया भी जाता है। न केवल समाज आपकी मदद नहीं करता बल्कि कई बार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को उसका अपना भी जो ग्रुप है वो भी मतलब हर जगह कहीं ना कहीं व्यावसायिकता आ जाती है। तो उससे उसको लड़ना पड़ता है कि किस प्रकार से, देखिए हम समाज जो उपयोगी काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं पर व्यावसायिकता, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मिशन से प्रोफेशन, प्रोफेशन से सेंसेशन और सेंसेशन से कुछ हद तक कमीशन तक की यात्रा जो पत्रकारिता ने की है उस पर रोक लगने की जो बहुत विचार की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। लेकिन चुनौती यही है कि हम तथ्य लाएं, हम वस्तुनिष्ठ खबर दें, हम संतुलित खबर दें, हमारी खबर में पीत पत्रकारिता ना हो, नीली और पीली पत्रकारिता ना हो, अनावश्यक सनसनीकरण ना हो। तथ्य भी सनसनी होता है लेकिन हम सनसनी बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ देते हैं, ये गलत है। तो इस पर रोक लगने की चुनौतियां हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक व्यावसायिकता की चुनौतियां तो है ही, तो इसके अलावा बहुत सारी चुनौतियां हैं पत्रकारिता के सामने। मास कम्युनिकेशन का एक विद्यार्थी जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, किन किन गुणों का उसे अपने व्यक्तित्व में समावेश करना चाहिए? अच्छी भाषा पर पकड़, साहित्य का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान, क्रियान्वित विज्ञान का ज्ञान, जनरल साइंस, और सबके बीच एक सहसंबंध स्थापित करते हुए समाज के सामने उसको एक अप्लाइड फॉर्म में प्रस्तुत करें ताकि वो एक उपयोगी ज्ञान बनकर सामने आए। उसके साथ उसके अलावा व्यक्तित्व का विकास। डॉक्टर दयाल, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, बिल्कुल, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मेरी एक पुस्तक है मीडिया शोध पर, वो हिंदी में है और हिंदी की एकमात्र पुस्तक है। अंग्रेजी में बहुत पुस्तक हैं, विदेशी लेखकों ने बहुत सारी पुस्तकें मीडिया रिसर्च पर लिखी है। अंग्रेजी में भी इंडियन ऑथर की मीडिया रिसर्च पर किताब नहीं, एक सोशल साइंस की किताब है, उससे हम लोग काम चलाते हैं ज़्यादातर। हिंदी में मीडिया शोध पर एकमात्र पुस्तक है, जैसी भी है एकमात्र पुस्तक है। अब धीरे धीरे और लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले हिंदी में लिखा था, हरियाणा साहित्य अकादमी के निमंत्रण पर उसको मैंने लिखा था। और एक हमारी दूसरी पुस्तक भी जल्दी आने वाली है, मीडिया मैट्रिक्स। मीडिया मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन मीडिया रिसर्च टू मेक इट साइंटिफिक। मैथमेटिक्स इज़ ए टूल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्रेशन। तो इसीलिए वो एक पुस्तक है। तो दो पुस्तक है हमारी। जी, डॉक्टर दयाल कहते हैं कि हर व्यक्ति हर समय कम्युनिकेट कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। इस कथन को आप किस सो भी रहा है तो कम्युनिकेट कर रहा है, सो रहा है तो कहता है भाई इसका मतलब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, हम सो रहे हैं। डेड बॉडी भी कम्युनिकेट करता है कि आई एम डेड। तो हर क्षण वो चुप भी है तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि भाई अब मेरे से बात नहीं कोई करे, वो अलग चला जाता है, चुप है। और कई बार हमारी चुप्पी वो सब कुछ बोल जाती है जो शब्दों के द्वारा बयान नहीं हो पाता। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर देन 90%, ऐसा कहते हैं हम लोग। आपकी भाषा, आप कहते हैं हम बहुत ठीक हैं, लेकिन आपकी माँ आपको पकड़ लेती है कि बेटा ठीक नहीं। आप फ़ोन पे कहते हैं मम्मी ठीक हैं, लेकिन माँ पकड़ लेती है आपके पिच से, आपके टोन से, आपके साइलेंस से। तो संचार एक ऐसा विषय है जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर दयाल, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों की महत्ता क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार। जी। वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग यानी जो लिखित संचार है और जो मौखिक संचार है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, सिंबल का प्रयोग होता है, बॉडी का प्रयोग होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक्सप्रेशन है। जितने भी आप एक्टिंग देखिए, शब्द वही है, उसको दूसरा व्यक्ति अपने बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा उपयोगी बना सकता है। तो ये अंतर है, आधारभूत अंतर है दोनों में। जो विद्यार्थी इस क्षेत्र में उतर चुके हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका ज्ञान पाना चाहते हैं, ऐसे कौन से साधन हैं कि वे सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, सही दिशा में आगे बढ़ें? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो दौर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं भटकने की जो संभावना कहीं ज़्यादा है। देखिए, उसके लिए एक तो क्लासरूम टीचिंग पर उनको ध्यान देना है, फिर अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लेना है, जैसे डिबेट होता है, सेमिनार होता है, नाटक होता है, उन सब में भाग लेना है। तो उससे व्यक्तित्व में खुलासा आती है। विभाग के अंदर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, और क्लास में भी जो सिद्धांत पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मैकेनिक और एक इंजीनियर में फ़र्क है। शुरू में बताया कि इंजीनियर उसको बहुत व्यापकता में देखता है, मैकेनिक का काम सिर्फ गाड़ी ठीक कर देना है। तो जब आप सैद्धांतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। सिद्धांत क्या, एक बीज है। अगर बीज आपका स्वास्थ्यकर है, अच्छा है, तो फल भी अच्छा होगा। तो हम सिद्धांत को सोचते ये तो बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं है। हम सीधा चाहते हैं कि कैमरा पकड़ लें। तो विद्यार्थी को सैद्धांतिक ज्ञान, शोध का ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान, और इसके बीच एक सही समन्वय स्थापित करना है, और साथ साथ अपने व्यक्तित्व और चरित्र का भी निर्माण। इसके लिए उसको अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेना पड़ेगा। शिक्षा, शोध और विस्तार, एक्सटेंशन कहते हैं, टीचिंग, एजुकेशन एंड टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये तीन जो है शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो टीचिंग में सैद्धांतिक भी, व्यावहारिक भी और शोध भी करना है, और उसके बाद एक्सटेंशन कि आप बाहर जाके गांव में जाकर भी काम कीजिए, आप डिबेट में आइए, वाद विवाद में, इलोक्यूशन में आइए, नाटक में आइए। तो सबसे आपका व्यक्तित्व का निखार और उसमें चमक आती है, तब आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। और ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कंटेंट क्राइसिस रहेगा मीडिया में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मीडिया का। इसका एक पहलू और भी है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में आपसे जानना चाहें। विकास संचार वो संचार है जो न केवल ये बताता कि अब तक कितना विकास हुआ है, बल्कि जो ये बताता है कि लोगों को विकास में भाग लेने के लिए वो प्रेरित करता है। सरकार को भी विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। तो विकास संचार हमें विकास के लिए प्रेरित करता है, समाज को भी और सरकार को भी। अब अगला सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कम्युनिकेशन एक आम इंसान का व्यक्तित्व किस तरह से निखारता है? कम्युनिकेशन आम आदमी से सीधा जुड़ा है। अगर आप कम्युनिकेशन और समाज का सीधा अंतर संबंध है। संचार के बगैर मनुष्य क्या, पशु पक्षी नहीं जी सकते। पशु पक्षी भी चलते हैं तो ग्रुप में चलना पसंद करते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी ग्रुप में चलना पसंद करता है। जब किसी कैदी को सज़ा दी जाती है, बड़े बड़े कैदी को, तो उसको सॉलिटरी जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ वो किसी से बात नहीं कर सके, अपना दिल दर्द साझा नहीं कर सके। और छोटे कैदियों को एक संयुक्त जेल में रखा जाता है, ताकि वो बात करते हैं तो उतनी बड़ी सज़ा नहीं है। तो संचार के बगैर तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। ये ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हमारे जीवन में ऑक्सीजन और हमारे जीवन में उसका जो महत्व है, वही संचार का महत्व है। इसके बगैर जीवन नहीं चल सकती। अगर फूड हमारी बायोलॉजिकल आवश्यकता है, तो संचार हमारी सोशल, सामाजिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य संचार के बगैर पागल हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर दयाल, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके अच्छे अच्छे प्रश्न सुनकर और बातचीत करके, क्योंकि संचार से सुख प्राप्त होता है, जनसंचार से और भी सुख प्राप्त होता है, और दूर तक जाता है, ज़्यादा लोगों तक जनसंचार पहुँचता है। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर दयाल, जिनका ये मानना है कि संचार एक इंसान के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, संचार ही जीवन है। गुरुकुल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।